साथियों, बैंकिंग चैप्टर हमने शुरू किया है और अभी तक यूनिवर्सल बैंक हमने पढ़ लिया और यूनिवर्सल बैंक के तहत हमने पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, ये सब कुछ पढ़ लिया है हमने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, ओल्ड जनरेशन बैंक, न्यू जनरेशन बैंक, ये सब कुछ हमने अभी तक पढ़ लिया है और इसके साथ ही हमने रीजनल रूरल बैंक्स और लोकल एरिया बैंक वाला चैप्टर भी कवर कर लिया। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में इनफैक्ट हम पढ़ेंगे आज डिफरेंशिएटेड बैंक। और डिफरेंशिएटेड बैंक की जब हम बात करते हैं तो इसके दो एग्जांपल है, एक है स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा है पेमेंट बैंक। तो ये दोनों चैप्टर्स आज हमने करने हैं और फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या होते हैं। देखो, डिफरेंशिएटेड, डिफरेंट, अलग। तो अलग कैसे है? ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑफ देयर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो क्या ये एटीएम कार्ड आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इस बेसिस पे एरिया ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, मतलब कौन कौन सी सर्विसेज ये लोग आपको दे सकते हैं। ठीक है, अब जब हम डिफरेंशिएटेड बैंक की बात करते हैं तो ये डिफरेंट है, अलग कैसे है? जैसे कि एग्जांपल कंसीडर करें, ये जो पेमेंट बैंक्स होते हैं, तो पेमेंट बैंक्स जो कि डिफरेंशिएटेड बैंक का एग्जांपल है, अब ये लोग आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये लोग आपको लोन नहीं दे सकते। तो कह सकते हो इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से डिफरेंट है, इसलिए इसको डिफरेंशिएटेड बैंक कहते हैं। तो देखो, जब भी हम डिफरेंशिएटेड बैंक की बात करेंगे तो साथियों आपने एक चीज़ याद रखना है कि इसका एग्जाम्पल है स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा है इसका एग्जाम्पल पेमेंट बैंक। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल आपने याद रखना है। डिफरेंशिएटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ और एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से बहुत अलग है। ठीक है, इनका जो आप कह लीजिए स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ क्यों डिफरेंट है। जैसे एक तो आपको एग्जांपल मैंने बताया कि जैसे पेमेंट बैंक का एग्जांपल कंसीडर करें तो ये लोग तो क्रेडिट कार्ड दे ही नहीं सकते, तो इनका स्कोप ऑफ एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड हो गया। और एट द सेम टाइम टारगेट ऑडियंस, नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? प्रॉफिट कमाना, और फिर वो लोन उन्हीं लोगों को देंगे जिनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन जब हम स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो इनका जो टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जिनको नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का कभी बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, तो इस बेसिस पे भी आप इसको समझ सकते हैं, ये डिफरेंट है नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से, इसलिए इसको डिफरेंशिएटेड बैंक कह रहे हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन इस स्लाइड से आपने याद रखना है कि जब हम डिफरेंशिएटेड बैंक की बात करते हैं तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 2013 में बाय RBI ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन गिवन बाय नचिकेत मोर कमेटी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। अब क्योंकि जब हम बात करते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक की तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? इसके एग्जाम्पल है स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके एग्जाम्पल है पेमेंट बैंक। तो वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, नाम से ही क्लियर है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो बैंक ही ना, तो बैंक की सभी फैसिलिटीज़ मिलेगी। जैसे कि आपको ये लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, सेविंग बैंक, आप सेविंग अकाउंट जो खुलवा सकते हो, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ये सब कुछ यहाँ से मिलेगा। तो है तो बैंक वाले ही, लेकिन बैंक वाले फंक्शन ही है, लेकिन किसको? उन लोगों को जो कि बहुत ही आप कह लीजिए बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उन लोगों को जिनको नॉर्मल जो बैंकिंग सिस्टम है उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया कभी, तो उन लोगों को इन लोगों ने बैंकिंग फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करना है। तो अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक का डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव पता चल गया कि बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड तो करना है लेकिन उन लोगों को जिनको ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम जो है उसका बेनिफिट नहीं मिला है, बस इतना याद रखना है आप। अब इसके बाद जो कुछ भी हम देखेंगे ना, ये सब फैक्ट्स है इस बैंक के बारे में। बैंक आपने समझ लिया क्या है। अब हम देखते हैं कि इसको सेटअप करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए आपको। ठीक है, क्या क्या इसके लिए फैक्ट्स है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। सबसे पहले तो इनको शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिला हुआ है, ये याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनको शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिला है, तो बिल्कुल मिला है। कौन इनको ओपन करता है? प्राइवेट सेक्टर वाले इनको ओपन करते हैं। ठीक है, और इसको जो स्टेटस है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मिला होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी साथियों वो होता है जिसको आप पब्लिकली शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक को कौन ओपन कर सकता है? तो देखो, एक सिंगल इंडिविजुअल भी ओपन कर सकता है, एक ग्रुप भी ओपन कर सकता है, लेकिन कौन से इंडिविजुअल, कौन से ग्रुप वाले लोग जिनका कम से कम 10 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग में। कोई कंपनी जो है वो भी शुरू कर सकती है, सोसाइटीज़ जो है, ठीक है, वो भी शुरू कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के, लेकिन कम से कम उनका खुद का जो बिजनेस है, अपना खुद का बिजनेस चलाते हुए कम से कम उनको 5 साल हुए होने चाहिए। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है। अब हम देखते हैं कि क्या जो अभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, लोकल एरिया बैंक्स है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, क्या ये एलिजिबल है स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करने के लिए? तो बिल्कुल है, ये भी आपने याद रखना है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है इन्हें, तो बिल्कुल करना पड़ता है। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है। तो देखो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो अमाउंट ऑफ मनी जो कि बैंक अपने पास रखते हैं अगेंस्ट रिस्क वेटेड एसेट
देखो बैंक का एसेट क्या है, लोन। तो जब वो लोन देते हैं तो लोन में रिस्क इन्वॉल्व होता है। अलग अलग लोगों को जब आप लोन प्रोवाइड करते हो उसमें रिस्क अलग अलग इन्वॉल्व होता है। तो उस रिस्क के अगेंस्ट जितना आप पैसा रखते हो उसको क्या कहते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं। जैसे देखो होम लोन जो है वो सेफ़ है, अगर होम लोन की बात करें वो सेफ़ है। स्टार्टअप को लोन दिया वो मतलब कि थोड़ा कम सेफ़ है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप रिस्क अपना मेजर करते हो कि कितना रिस्क है, तो जितना अमाउंट का रिस्क है उसका 15% आपको रखना पड़ेगा। देखो सिंपल सा कहने का मतलब है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को CAR मेंटेन करना पड़ता है, बस इतना याद रखना आप। क्या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फॉलो करना पड़ता है इनको? बिल्कुल करना पड़ता है। कितना पैसा देना पड़ता है इनको? 75%। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है इसमें इनको 75% जो है ये पे करना पड़ता है। अब देखो ना, नॉर्मली अगर हम नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे PSL कितना है, 40% है, लेकिन यहाँ पे कितना होगा, 75%। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो अनसर्व्ड पॉपुलेशन है उनकी सर्विस के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। फिर एट द सेम टाइम ये अगर पॉइंट अगला देखोगे, यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि कैसे ये उन लोगों के लिए ही बना है जिनको बैंकिंग सर्विसेज का रियलिटी में बेनिफिट नहीं मिलता कोई भी। तो ये जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनको 25% जो इनके टोटल ब्रांचेस हैं वो अनबैंक्ड एरिया में ओपन करने पड़ेंगे, ये रिक्वायरमेंट है। तो जहाँ पे बैंक है ही नहीं वहाँ पे कम से कम इनके 25% ब्रांचेस होना चाहिए। तो देखो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। फिर क्या यहाँ पे पेड अप कैपिटल की ज़रूरत है? तो बिल्कुल है, 200 करोड़ आपको रिक्वायरमेंट है इसके लिए। फिर ऐसे ही अगर हम बात करें तो जो प्रमोटर होगा, तो देखो प्रमोटर की जब हम बात करते हैं तो जो मिनिमम पेड अप इक्विटी है उसका 40% जो है प्रमोटर का होना चाहिए, और धीरे धीरे इसको 26% पे लेके आ जाना है अगले 12 सालों के भीतर भीतर। तो ये नंबर भी आपने याद रखना है। ये वाला पॉइंट हमने पहले डिस्कस कर लिया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। CRR और SLR भी इनको मेंटेन करना पड़ता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। लोन कितना दे सकते हैं? तो लोन की जब हम साथियों बात करते हैं तो अगर सिंगल इंडिविजुअल को लोन देना हो तो मैक्स कितना दे सकते हैं? तो मैक्सिमम ये लोग जितना इनके पास पैसा उसका 10% दे सकते हैं, ग्रुप को ये उसका 15% दे सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम देखते हैं पेमेंट बैंक। तो देखो जैसे आपने पहले देखा कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अनसर्व्ड पॉपुलेशन को सर्व करना। तो ठीक उसी तरीके से जो पेमेंट बैंक है ये भी अनसर्व्ड पॉपुलेशन को ही सर्व करेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है रूल्स एंड रेगुलेशन जो इनको फॉलो करने हैं, बस वही डिफरेंस है। देखो सबसे पहले ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। ये तो नाम से क्लियर है, कोई भी बैंक हो, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो चाहे पेमेंट बैंक हो, ऑब्जेक्टिव सभी बैंक का क्या होता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करे। स्मॉल सेविंग की सर्विसेज आपको ये लोग प्रोवाइड करते हैं, रेमिटेंस पेमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जो वर्ड है ना, अंडर सर्व्ड या अनसर्व्ड जो पॉपुलेशन है, ये डिफरेंट क्रिएट करता है बाकी बैंकों को और डिफरेंशिएटेड बैंक को, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव जो होता है डिफरेंशिएटेड बैंक का वो उन लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना है जिनको ट्रेडिशनली बैंकिंग सिस्टम का बेनिफिट नहीं मिल पाता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का ऑब्जेक्टिव कॉमन ही है। ठीक है, अनसर्व्ड पॉपुलेशन को इन्होंने बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना है। बट डिफरेंस कहाँ पे आएगा? जो टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो अब हम देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन। ये कॉमन पॉइंट ही, ये भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, वो भी होते हैं। इन सभी ये जो रेगुलेशन देखो, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, RBI एक्ट हो गया, फीमा हो गया, इन सभी के तहत पेमेंट बैंक को रेगुलेट किया जाता है। RBI एक्ट और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत स्मॉल फाइनेंस बैंक को रेगुलेट किया जाता है। पेड अप कैपिटल की अगर हम बात करें तो ये कितना, ये 100 करोड़ है। ठीक है, तो देखो अलग अलग क्राइटेरिया, उधर 200 करोड़ था, इधर 100 करोड़ हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो प्रमोटर है, तो शुरुआती दिनों में टोटल जो पेड अप कैपिटल है उसका 40% जो है शुरुआती सालों का, यहाँ पे मतलब है पहले 5 सालों के लिए। तो पहले 5 सालों के लिए जो प्रमोटर होगा उसका जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 40% होना चाहिए। बाद में धीरे धीरे इसको कम किया जाएगा। डिपॉजिट यहाँ पे कितना हो सकता है? मैक्सिमम 2 लाख तक ही हो सकता है। डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये एक ही काइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आएगा। SLR CRR इनको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, रेमिटेंस सर्विसेज, मोबाइल पेमेंट, ATM और डेबिट कार्ड की जो फैसिलिटीज़ है ये आपको प्रोवाइड करते हैं। अब ये क्या आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते? जैसे आपको लोन नहीं दे सकते, ये लाइन रीड करो पहली लाइन, लोन ये नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड आपको नहीं दे सकते, टाइम डिपॉजिट नहीं करवा सकते, NRI डिपॉजिट यहाँ पे नहीं करवा सकते। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बार बार। अपनी सब्सिडाइरीज जो है वो ओपन नहीं कर सकते NBFCs एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। एलिजिबल प्रमोटर्स कौन हो सकते हैं? तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर जो है वो हो सकते हैं, NBFC हो सकता है, PSU वाले हो सकते हैं, कॉर्पोरेट हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी इसको ओपन कर सकता है। और ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना भी पैसा डिपॉजिट करवाया जाएगा लोगों के द्वारा उसका 75% जो है,
ठीक है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो कि SLR के तहत अप्रूव्ड है वहाँ पे इनको करवाना पड़ेगा। ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 25% जो है वो इनको टाइम डिपॉजिट के रूप में दूसरे शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास पैसा इनको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। और सोचोगे जो पैसा आ रहा है ये सारा तो डिपॉजिट इन्होंने करवा दिया, तो इनके पास पैसा आता किधर से है? तो अगली साइड में यही देखेंगे कि इनके पास पैसा आता कहाँ से है। तो क्या यहाँ पे फॉरेन शेयर होल्डिंग हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। तो ये पैसा कैसे अर्न कर रहे हैं? तो देखिए साथियों, ये पैसा कैसे अर्न कर रहे हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट के बीच में जो डिफरेंस है, आपने पैसा डिपॉजिट करवाया, ये बहुत कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। जो आपने पैसा जमा करवाया, इन्होंने क्या किया, कहाँ पे इसको पैसा को डिपॉजिट करवा दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, उधर से ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो इंटर बैंक की जब ट्रांजैक्शन अगर होगा तो वो ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वहाँ से इनको बेनिफिट मिलेगा। ATM सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसका इनको बेनिफिट मिलेगा। NBFCs के प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उसके थ्रू इनके पास पैसा आ जाएगा। तो पैसा अर्न करने के इनके पास काफ़ी तरीके हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।